very warm welcome. Many congratulations आशिक, पहले तो बिकॉज आपने आईएम अहमदाबाद निकाला है फूड एंड एग्री बिजनेस प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हैं. इस एग्जाम के लिए 2.44 लाख आई गेस people appeared for it in 2019 and only 47 people have sailed through. सिर्फ 47 लोगों का सिलेक्शन हुआ है. तो उस 47 का पार्ट होकर के, एक इंटीग्रल पार्ट होकर के आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं घर वाले आपका इस सक्सेस पे, और आपके फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ दिन भर रहते हैं. तो कैसा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर. अच्छा लग रहा है सबको, सब खुश है, घर वाले खुश है, मैं खुश हूँ, फैमिली भी खुश है, मेरे टीचर्स, एवरीवन इज हैप्पी राइट नाउ एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्रीम व्हिच हैज फाइनली कम ट्रू एंड दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग इन नियर फ्यूचर. तो मतलब आपके माता पिता को महसूस कैसा हो रहा है? एक्चुअली आई एम फ्रॉम नेपाल, तो उनको इसके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं इंस्टीट्यूट का क्या है, बट ये हाँ कि लड़के का सिलेक्शन हो गया अपने बच्चे का, उसके लिए खुश है. बस वो कितने बड़े लेवल पे वो कॉलेज है इसके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट खुश है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ होती है कि मतलब खुशी, उसको एंड पार्ट की खुशी है कि जो आपने अकम्प्लिश किया, जो ड्रीम, ठीक है, कि आपने सोचा, भले वो उस चीज़ को समझता नहीं है कि आखिर वो है क्या, कितनी बड़ी है, बस वो आपके जर्नी को देखा है कि आपने कितना मेहनत से उसको पाने की कोशिश की, कितनी शिद्दत से आप उसमें लगे रहे. बस इन्हीं चीज़ों को वो शायद समझ पाता है. Let us know a bit about Ashik's background. He hails from a small village in Nepal. वो पूर्णतः एक ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े, किसान परिवार में जन्मे, बचपन से ही परिश्रम के महत्व को समझा और कभी हार न मानने की इच्छा शक्ति जागृत की. सदैव सरल एवं साधारण जीवन शैली को आत्मसात किया. He completed his primary and secondary education from Nepal. Subsequently, he moved to India for higher studies. He completed bachelor's in agriculture from Allahabad Agriculture Institute, Prayagraj. He loves and enjoys farming. उन्हें जानवरों से भी विशेष लगाव. He is kind, compassionate and responsible. Tenzing Norgay was the first one to climb the Mount Everest along with Sir Edmund Hillary. संदीप लमिछाने भी एक लेग स्पिनर हैं और क्रिकेट का जाना माना नाम है. संदीप और तेंजिंग नॉर्गे दोनों ही नेपाल से आते हैं और उन्होंने अपने देश का नाम मशहूर किया. आशिक इज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ नेपाल to get into IIM Ahmedabad for postgraduate program in food and agribusiness management. Everyone wants to achieve big. लेकिन वो उस बिग तक, उस अचीवमेंट तक, उस अकम्प्लिशमेंट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पीछे फेलियर्स होते हैं. तो वो जो फेलियर्स हैं वो आपको भी मिले होंगे, वो फेलियर्स, वो सेटबैक्स. तो क्या कुछ हम लोगों को उसको समझने में आप मदद करेंगे कि वो फेलियर्स क्या थे? प्लीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दोज फेलियर्स. ओके, सो फेलियर्स हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ. ऐसा नहीं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IIM अहमदाबाद में एडमिशन के लिए मैं सेलेक्ट हो गया. इट वाज एक्चुअली माय सेकेंड अटेम्प्ट. आई टुक कैट फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ माय अंडर ग्रेजुएट स्टडीज व्हिच इज BSc एग्रीकल्चर. And last year I was shortlisted for interviews in IIM Ahmedabad and many other colleges. Okay. But I couldn't make it to the final admission list of IIM Ahmedabad. Last year I was waitlisted. Okay. But उसके अलावा I had converted calls from IRMA, IMT Nagpur, Symbiosis, and I was even offered scholarship from Government of India to pursue MSc Agriculture from Indian Embassy, Kathmandu branch. But the thing is, I was not willing to settle for anything less than IIM Ahmedabad's Food and Agribusiness Management program, which is ranked first globally.
My conscience was not allowing me to do that. सही बात है, वो कॉन्शियसनेस अलाउ ही नहीं करता है आपको कि किसी और चीज पे आप सेटल करें। तो मेरे साथ भी वही था कि नहीं, मुझे यही प्रोग्राम करना है, आई एम अहमदाबाद से फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ही करना है, तो वो फील किए। बट ये डिसाइड किया कि अब चाहे जितना अटेम्प्ट लगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, एन नंबर ऑफ हो, इतना पता था होगा जरूर एक बार, लेकिन जब होगा वहीं से पढ़ेंगे, ये डिसाइड कर लिया था। मतलब आई एम अहमदाबाद से नीचे कुछ भी सेटल नहीं करना है, एकदम फैंटास्टिक। सो आशिक, लाइक यू टुक अप कैट 2018 and you could not get through. So could you please unravel those causes? Why exactly you could not sail through in first attempt? So, sir, before unraveling those causes, how actually I would like to talk about my mindset. What was my mindset while I was preparing? जब मुझे इंटरव्यू का शॉर्टलिस्टिंग का मेल आया कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन एट IIM अहमदाबाद, देन आई वॉज लेफ्ट विथ अराउंड 40 डेज थे प्रिपेयर करने के लिए। और मेरी अंडरस्टैंडिंग उस वक्त क्या थी कि जो भी इंटरव्यू होता है वो नॉलेज टेस्ट होता है, प्लस मुझे पूरा इंग्लिश में बात करना है, तो मेरा नॉलेज और इंग्लिश, सब्जेक्ट का नॉलेज और इंग्लिश दोनों अप टू द मार्क होने चाहिए। बट बीइंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर इंग्लिश was not a culture, as I am from a rural background where nobody speaks English. Even in our schools, things are taught in our native language. So English not being a culture, it was very much difficult for me to understand how to improve that thing. But after I came here in Allahabad, and while I was preparing, I met my mentor and I talked to him regarding this problem. So he gave me one very beautiful example that opened my whole mind. That opened the doors of understanding the things, that cleared my many misconceptions. So I would like to give that example if you allow me. Please. Okay, so he said a child is talking to his mother and he says 2 sentences, one sentence in 2 ways. Number 1, mama ball, and number 2, mama please pass me that ball. Then my mentor asked me, is the idea been conveyed in both the sentences or not? I said yes, the idea is conveyed, the child is asking for the ball. Then he said me in both the sentences. Then he said me the only difference between the sentence 1 and sentence 2 is that in sentence 2 the grammar and vocabulary is there to provide beauty to that sentence, and that is not something that you will have on day 1. It will take time, you will have to practice, you will have to read, you will have to go through papers, you will have to listen to the speakers, and it will take time. तो आशिक, things got derailed जब आपका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ. So how did you bounce back? How did you resurrect? आखिर वो किस प्रकार से आप अंत में पटरी पे वापस आए? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है. So, sir, I have one biggest motivation that carry with me all along, and I would like to share that with all our viewers and you. Sir, though it is considered to be a black day for Nepal, but it was the biggest learning of my life. It was 25 अप्रैल 2015 की बात है. 11:56 टाइम हो रहा था दोपहर का, और अर्थक्वेक आया नेपाल में, एंड द एपी सेंटर वॉज काठमांडू, जहाँ पे मैं अपना तैयारी कर रहा था. आई वॉज ऑन द 7th floor राइटिंग द मॉक टेस्ट, एंड व्हेन द waves hit the floor, the building started shaking. We started moving backwards and forwards. We started moving sideways and we started panicking. वहाँ पे हम लोग सब एकदम डर गए थे, एकदम से अर्थक्वेक सब चिल्ला रहे थे. तो anyhow we got out of that building. उसी को थोड़ा सा ट्रैवल्स करेंगे उस जर्नी को. वो जब अर्थक्वेक के दौरान क्या हुआ, क्या था, कैसे करके? तो अर्थक्वेक जैसे आया, बिल्डिंग पूरी में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे था, तो बिल्डिंग पूरा हिलना स्टार्ट हुआ. तो ऐसे ऐसे जैसे झूला झूलता हम लोग झूल रहे थे. तो उस वक्त दिमाग में हम लोगों को ये आया कि एक एडवर्टीजमेंट हम लोगों ने देखा हुआ था कि जब भी अर्थक्वेक आए तो भगदड़ में भागे ना, अपने सर को कवर करे और किसी भी ठोस चीज के नीचे बैठ जाए. तो वही किया हम लोगों ने. हमारे जो बेंचेस थी वो ड्रिल्ड थी वॉल में, तो उसके सर पे बैग रख के वहाँ पे हम लोग नीचे लेट गए. 2 मिनट में अर्थक्वेक खत्म हो गया, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए. और जब बाहर हम लोग आए
तो बहुत लोग जो भगदड़ में भागे थे उसमें से अनफॉर्चुनेटली फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स गॉट इंजर्ड. And when we noticed towards the building, we saw that the beams were cracked, the water tank had exploded and water was flowing all over. But we were lucky, we survived that. But that was not the only thing. After I headed back towards my room, the roads were cracked, buildings were collapsed, and everything was in chaos. There was no single person in whole Kathmandu Valley who was not mourning. जो मातम नहीं मना रहा था इस चीज का. बट अगेन इट वॉज नॉट द एंड. द आफ्टर शॉक्स वेर वेरी रिगरस एंड दे केप्ट कमिंग अनएक्सपेक्टेडली एंड द आफ्टर शॉक्स वेंट ऑन फॉर अराउंड 2 to 3 months फ्रॉम देयर. सो वी कुडंट टेक द रिस्क ऑफ स्टेइंग इनसाइड आवर रूम. हम लोग अपने कमरे में रहने का रिस्क नहीं ले सकते थे. सो इट टुक अस 4 days टू रिटर्न बैक होम बिकॉज देयर वाज नो कन्वेंस. All the buses, everything for transportation was standstill for 2 days. And when the ticketing started, it was in a huge queue. We got our number after 2 days. In those 4 days span, we didn't have access to sanitation. We had to anyhow manage. Couldn't cook food. We had to live on our snacks. And the favorite snack over here is Maggi. Back at our place it's noodle, that is YY, and that was our lunch, meal, breakfast, the whole thing for those 4 days. स्टूडेंट्स का वही बेस्ट ईटेबल आता है वही. But what I learned that I had survived the worst phase of my life. Now onwards अब इससे बुरा जिंदगी में आगे I hope कभी नहीं होगा. और वहाँ से ये लर्निंग मिली कि कितना भी बुरा टाइम आता है इंसान के, जब सर्वाइवल पे आता है तो वो कर जाता है. तो सेम हियर, जब मैंने यहाँ पे चीजें कंपेयर की, व्हेन आई स्टार्टेड कंपेयरिंग थिंग्स, क्या ये इतना भी ज्यादा बुरा है यहाँ पे सिलेक्शन ना हो पाना? कम से कम मैं इंटरव्यू वाले राउंड तक तो पहुंचा था ना. मे बी मैं उतना तैयार नहीं था, जो कि वाकई में मैं तैयार नहीं था उतना. तो मैंने फिर सोचा कि देखा अपने दीवार पे चारों ओर मैंने IIM अहमदाबाद के पोस्टर्स लगा के रखे, लिख के रखा है मैं वहां पे जाऊंगा, पढ़ूंगा. तो फिर वहां से ये हुआ कि नहीं, चलो एक फिर तैयारी करते हैं. इस बार नहीं हुआ. So I again started preparing for the CAT exam, CAT 2019. I was left with 6 months in hands, and in the meantime I was looking for some opportunity to work part time in the education sector, so that it is gonna help me along with the preparations, and I can manage my expenses as well. Great. So like if we understand it concisely, you mean to say that like whenever you are low, whenever you feel that yes you are not able to lift yourself up, तो तब इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कैसे वो अपने सबसे बुरे मोमेंट से कैसे बाहर निकला. तो निश्चित तौर पे वो जो सपने देख रहा है उसके लिए वहां पर उसके लिए मूव करना, उसकी ओर बढ़ना आसान हो जाएगा और आराम से वो उसके लिए तैयारी कर सकता है. राइट. तो अब हम लोग मूव करते हैं कि कैसे वो जो अभी जस्ट आपने अपॉर्चुनिटी की बात की, तो वो अपॉर्चुनिटी थी क्या और कैसे उसको आपने कैपिटलाइज किया, कैसे इनकैश किया, और क्या क्या स्कोरिंग मोमेंट्स क्या क्या थे कि कहाँ पे आपने स्कोर किया वहां पे? I remember it was the month of June. I received a call from one of my mentors, my sir, and he asked me if I could join him as a training assistant to train the finest minds in one of the premier institute of India. Let us not take that name. Okay, so when we received there, we were left with 2 days to start the training, and in that meantime, my sir helped me understand the perspective of an interviewer. कि क्या होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से या इंस्टीट्यूट से जब इंटरव्यूअर आता है किसी भी स्टूडेंट, पूल ऑफ स्टूडेंट से बेस्ट टैलेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, तो स्टूडेंट में क्या चीज़ों को देखता है. तो प्राइमरी स्किल्स उसके क्या है, नॉलेज में थोरो है कि नहीं है, उसके पास एडिशनल स्किल्स भी है क्या, ताकि और ऑब्जेक्टिव ये होता है इंटरव्यू का कि मुझे वहाँ उससे बेस्ट निकालना है, उसको बेस्ट परफॉर्म कराना है. हाँ, ताकि वो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के लिए इन सिंक कर जाए. वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी की है वो उसके पास अगर रहेगी और वो एग्जिबिट होगी तो सिलेक्ट होगा. राइट, एकदम सही. उसमें तो हम लोगों ने तैयार किया है कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी सोचा कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ और कोई ट्रेनर मुझे आ रहा है ट्रेन करने के लिए,
तो मेरे मन में क्या क्या सवाल होंगे, मैं उनसे क्या क्या पूछ सकता हूं, तो सारे FAQs तैयार किए, FAQs के आंसर्स तैयार किए और उसको 360 डिग्री पे हम लोगों ने प्रिपेयर किया। तो जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ हम लोगों का, तो हम लोग ट्रेन करने गए स्टूडेंट्स को, ट्रेनिंग राउंड हम लोग का स्टार्ट हो गया। तो जब हम लोग ट्रेन करने जाते थे तो 1-to-1 ट्रेनिंग होता था, तो एक स्टूडेंट पे हम लोग घंटों काम करते थे, उसको बेस्ट परफॉर्म कराने की हम लोग कोशिश करते थे कि ताकि वो कंफर्टेबल रहे। सबसे पहले तो उसको कंफर्टेबल रखते थे और हर एक क्वेश्चंस के आंसर्स पे उसके डिटेल फीडबैक देते थे, कैसे उसको और अच्छा कर सकते थे। तो हम लोग ये श्योर कर रहे थे जब फाइनल इंटरव्यू में कोई भी जाए तो वहां से सेलेक्ट होके ही आए। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट हो एकदम। तो उसी तरीके से हम लोग वहां पे इंटरव्यू पे उसको फीडबैक देते थे। तो ऐसे ही करके हम लोग का चलता गया एंड फाइनली आई वाज एबल टू ट्रेन 700+ स्टूडेंट्स। एंड हर एक इंटरव्यू खत्म होने के बाद हम लोगों को एक डिटेल फीडबैक मिलता था स्टूडेंट से गूगल डॉक्स पे, गूगल फॉर्म क्रिएट कर दिया जाता था, वो लोग हम लोगों को फीडबैक देते थे। तो जब खत्म हुआ हमारा पूरा प्रोसेस तो हम लोगों ने उसके इंटरव्यू पे देखा, तो वहां से जो पॉजिटिव फीडबैक्स आई उसको रिटेन दैट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस मेनी फोल्ड। अब वहां से मैं इंटरव्यूज के लिए अच्छे से तैयार हो चुका था, मुझे पता था कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी मुझे कैसे आंसर करना है, इंटरव्यूअर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या मुझे बताना है, वो क्या ढूंढ रहा है, तो उस तरीके से मैं तैयार था बहुत। दोनों एंड से आप तैयार थे बेसिकली, एज एन इंटरव्यूअर भी और एज एन इंटरव्यू भी। तो इस बार जब मैं इंटरव्यूज के लिए गया तो कॉन्फिडेंस था, वो जो कॉन्फिडेंस पहले लैक कर रहा था अब उसकी दिक्कत नहीं थी। इतना इनग्रॉस्ड होकर के लोगों को जब फीडबैक्स देते हैं, ठीक है, एकदम डूब करके उसी चीजों पे देते हो, तो आप खुद लाइक यू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो पास्ट भूल करके आप प्रेजेंट में जब चलने लगते हैं मेरे ख्याल से, तो ये काफी हेल्प करता है इंसान को सक्सीड करने में। क्योंकि जब आप एक छोटी छोटी बारीकियों का जब दूसरे के बता रहे हैं, दूसरे के इंटरव्यू का, तो निश्चित तौर पे उसको आप अपने में इनकॉर्पोरेट करेंगे ही जब खुद का इंटरव्यू होगा। तो इसकी वजह से आपको काफी सिलेक्शन में काफी मदद मिली। तो वही है, जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ वहाँ पे, तो मुझे याद है जो मेरे इंटरव्यूअर थे उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोला था, वो लाइन मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। होपफुली दिस इज योर लास्ट इंटरव्यू फॉर IIM अहमदाबाद। तो वहाँ से मुझे समझ में आ गया कि यस आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन दैट इंटरव्यू और मेरा सिलेक्शन इस बार हो गया। तो वो जो प्रिपरेशन थी, वो जो अपॉर्चुनिटी था जहाँ पे मैंने खुद बच्चों को जब ट्रेन किया, तो वहां से मैं खुद बहुत अच्छे से तैयार हो गया और उसने फाइनली मेरे सिलेक्शन में बहुत मदद। वेल राउंडेड पर्सनालिटी आप बन गए, ग्रेट। बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें समझाया कि आपने कैसे अपने आप को शेप किया, ठीक है, राउंड 2 आपने कैसे निकाला इंटरव्यूज, ठीक है। लेकिन इंटरव्यूज से पहले की जो जर्नी है, शायद मास के लिए तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वो है, वो एक मतलब क्योंकि आपने इतने अच्छे से समझाया कि एक मीडियोकर, एक एवरेज स्टूडेंट कैसे अपने आप को राउंड 2 के लिए शेप अप करे। तो क्या वही शेप जो आपने दिया राउंड 2 में, वो राउंड 1 में की प्रिपरेशन में, जब आप क्वांट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जब आप वर्बल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट ओवरऑल वो जो टेस्ट है, ठीक है, जिसमें आपको अपने तीनों सेक्शंस के भी कट ऑफ निकालने हैं और ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना है, तो उसका आपने कैसे क्या ख्याल रखा, कैसे प्रिपेयर किया, ठीक है, वो जानने में मेरी काफी उत्सुकता है और हमारे ख्याल से हम सभी की उत्सुकता होगी, जितने भी लोग हम लोगों को वॉच कर रहे हैं। जरूर जरूर। सो टॉकिंग अबाउट माय कैट प्रिपरेशंस, sir, I was being an average student and being from a background where I have studied math previously. I was good in quants. My DILR was okay, it was enough to clear the cutoff. But my main worry was regarding the VRC section. I was not able to clear the cutoff. So verbal ability. तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन अब फिर मैं क्या करता था डेली, मुझे याद है एक इंसिडेंट, मैं सर के पास डेली जाता था, उनको ये पूछा था, सर ये बता दीजिए कितने सवाल मैं कर लूँ तो मेरा हो जाएगा। पहले जब भी जाता था वर्बल में कितने सवाल कर लूँ, ओवरऑल मेरा कैसे होगा, कितने सवाल कर लूँ, मैंने सर को हर बार यही सवाल पूछता था और उनका जवाब भी हर बार सेम ही रहता था। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे एक 1 लाइनर दिया
और मुझे याद है उन्होंने कहा था कि तुम्हें जितना सवाल आता है उतने टाइम में बस उतना सवाल ही करना होता है। उतना टाइम इन द सेंस जितना कि स्टिपुलेटेड टाइम है, जो मतलब फिक्स्ड है कि टेस्ट का ओवरऑल। और उन्होंने क्या बताया कि देखो क्या होता है कि हर बार पेपर सेम नहीं रहता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है। जैसे तुम मॉक्स देते हो तो हर मॉक में सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करते हो, तुमको जैसे आता है करते तो वैसे हो फाइनली। और ये हर स्टूडेंट का क्वेरी होता है। मैं बीइंग अ स्टूडेंट मैंने ये नोटिस किया, ये नहीं कि मेरे बैक ऑफ द माइंड एक बार केवल ये चला, ये लगातार चलते रहता है। जब भी आप देंगे इतना सवाल मैं कर लूँ, इतना कर लूँ, ये एक ही स्ट्रैटेजी होती है। आप जब कैट देने जाएंगे तो शांत दिमाग से बैठना होता है, पेपर आप पूरा स्किम करें, थ्रू आउट द पेपर दे क्वेश्चन सेलेक्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद आप सोल्व करें। और वो भी सिलेक्शन ऐसा कि जो कि आपका जो टाइम लिमिट अपने लिए आपने डिसाइड किया उसको एक्सीड ना। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता था, जैसे ही क्वांट्स का सेक्शन आया तो क्वांट्स के सेक्शन में 34 क्वेश्चन होते हैं, तो 34 क्वेश्चन के थ्रू जाने में मुझे 5 से 6 मिनट लगता था। और जैसे मैं जाता रहता था तो उसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड करता था, एक राउंड 1 और राउंड 2। राउंड 1 यानी कि ऐसे सवाल जो इजिली बन जाए, जल्दी हो जाए, सिटर्स, फुल टॉस जो हम लोग क्रिकेट के लैंग्वेज में बोलते हैं। और राउंड 2 मतलब जहां मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा स्कोर करने के लिए, लेकिन वो हो जाएगा अल्टीमेटली। और जो नहीं आता था उसको मैं तुरंत वहां छोड़ देता था, उस पर बिल्कुल मैं सोचता नहीं था। डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मुझे लगते तो उसको मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ टेस्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजरियल स्किल्स का ही तो टेस्ट है भाई। अगर एक सवाल पे मैं फंस गया, वहीं रह गया, तो फिर तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो टाइम के अंदर वो निकालना ज्यादा जरूरी है। और हाँ, और आपको तुरंत स्विच भी मारना पड़ेगा कि अगर बहुत देर लगानी नहीं है वही एक सवाल प्रैक्टिस से के साथ वो हुआ। अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। जितना ज्यादा आप मॉक देंगे, और मॉक देने से भी ज्यादा क्या जरूरी होता है उसका एनालिसिस, कैसे एनालाइज कर रहे हैं। केवल क्रिकेट का स्कोर कार्ड देखने के जैसे आप एनालाइज कर रहे हैं, या फिर इन डेप्थ कमेंटेटर जो एनालाइज करता है कैसे बैट कर रहे हैं, क्या कंडीशन चल रही है, तो वैसे ही आपको पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने जो सवाल सॉल्व किया है, क्या मेरा अप्रोच एकदम सही था? पिन हिटिंग तो नहीं कर रहा था ना मैं स्कोर करने के लिए, एकदम प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए उसके लिए, तो वो होता है। दूसरा जो मैं नहीं कर पाया हूं, तो क्या उसमें अगर टाइम मेरे पास रहता तो कर पाता? तो पूरा पेपर के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। और कई बार आपको ये भी एनालाइज करना पड़ता है कि जो सवालों को आपने किया लेकिन उसमें समय ज्यादा लग गया, तो उनको आपको ईगो पर ना ले करके शुरुआत में ही छोड़ देते अगर आप, तो यू वुड हैव बीन इन बेटर सिचुएशन। मींस यू डोंट हैव टू एक्सर्ट, यू हैव टू लाइक डिस्प्ले योर नेचुरल स्किल्स, इंट्रिंसिक वैल्यूज नीड्स टू गेट डिस्प्ले। पढ़ाई की तो अब हम लोगों ने काफी बातें कर ली, अब मूव ऑन करते हैं हम लोग कि एक इंसान कैसे वर्सिटैलिटी लाता है अपनी पर्सनालिटी में, कैसे वो एक प्रोलिफिक टाइप का, एक ऑलराउंडर टाइप का इंसान बनता है। और उसके लिए मतलब हमें आपके इंटरेस्ट, हॉबीज, इन सब चीज़ों के बारे में जानने में काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि उसी से हम लोग भी सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी बने। सर, apart from studies, I am a avid sportsman. I love playing and following cricket. Then I like cooking as well. As you know, I have been staying away from my home from my teenage days, so I have learned cooking and I love that part as well. So coming to cricket, sir, cricket has given me that mindset, or it has saved me in a very all-rounding way. जैसे कि जब भी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जब मैं शुरू में खेलता था वहां पे, तो क्या होता है कि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट्स है, अकेले आप नहीं खेलते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि टीम के साथ आप कोऑर्डिनेट करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि इस बैट्समैन को हमको कैसे आउट करना है। बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि हमको जीतना कैसे है, और उसके लिए टीम में काम करते हैं, अपने आप पे काम करते हैं। तो वहां से बहुत सारे ऐसे प्रेशर वाले सिचुएशन जो होते हैं, जहां से मैच निकाल कर जब आप आते हैं, ऐसा नहीं कि आप हर बार जीतेंगे। विनिंग स्पिरिट। क्रिकेट ने मुझे हारने के लिए तैयार किया, कि अब जब हारे तब आप अपने आप को कैसे नेक्स्ट पे आप देखें कि वहां पे क्या गलत हुआ मेरे से, तो सिचुएशंस को कैसे एनालाइज किया। और उसने मुझे लॉन्ग रन में बहुत प्रिपेयर किया है। लोगों के साथ जेलअप करने में इजी होता है और एक कनेक्शन बनाता है। तो क्रिकेट ऐसे इसने मुझे हेल्प किया टीम वर्क में, और प्रेशर में कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए मुझे तैयार किया क्रिकेट ने। अब जहां तक बात आई कुकिंग की, तो कुकिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरे लाइफ में।
जब आप बाहर रहते हैं घर से एज ए स्टूडेंट, आपको एक लिमिटेड सम में अरेंज करना पड़ता है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, और उसमें जब आप इंग्रेडिएंट्स खरीदने जाते हैं उसी लिमिटेड अमाउंट तो में, वो डिसाइड करता है कि आपका फूड कैसा होगा। तो मैं कोशिश करता था कि एक बैलेंस स्टेपल डाइट मेरा रहे। बहुत ज़्यादा लग्जरियस डाइट तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट ये है जो वहाँ का स्टेपल डाइट है, अब उसमें ही हेल्दी बनाने का मैं कोशिश करता था। तो जब इंग्रेडिएंट्स खरीदने जाता था, मैं बाजार से खरीदने आता, तो सब्जी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, या फिर तो वहाँ पे जो उनकी फ्रेशनेस होती है, कैसे डिसाइड करना है। जब एग्रीकल्चर की पढ़ाई मैंने शुरू की तो वहाँ से मुझे पता चला प्रोडक्ट को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कौन सा अच्छा है, लॉन्ग रन के लिए आपको रखना है, एक हफ्ते के लिए स्टोर करना है तो कैसा लेंगे। तो वहाँ से डिटेल्स देखने लगे। जो पढ़ाई मैंने किया था बीएससी एग्रीकल्चर में, उसका इम्प्लाई यहाँ पे मैं करने लगा, तो चीज़ों के बारे में समझने लगा। चूज कैसे करना है, एक लॉट में से आपको बढ़िया सा प्रोडक्ट निकालना है, और अपने लिए वो हेल्दी भी रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा केमिकली हार्श कोई प्रोडक्ट हो तो कुछ कुछ चीज़ें आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस से भी पता चलती है, तो वहाँ पे कैसे डिफ्रेंशिएट करना उस चीज़ों को, तो ऐसे ही मैं देखता था। तो कुकिंग ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और कुकिंग से जो ये एक चीज़ होता था कि अब सुबह मुझे जाना है जल्दी, तो 5-10 मिनट में कैसे मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। कभी इच्छा हुआ तो सैंडविच बना लिया, या फिर इसका जो होता है मैगी, तुरंत रिसोर्सेज के अनुसार तुरंत काम कर लिया है, एक ब्रेड बना लिया, खाया गया। लंच का टाइम, तो टाइमिंग, टेस्ट और रिसोर्सेज, इन तीनों को कैसे मैनेज करना, ये मुझे कुकिंग ने सिखाया। मेरे ख्याल से तो ये तो मेल फीमेल यंगस्टर्स, हाउसवाइफ्स, सभी के लिए हम लोगों के एक इंस्पिरेशनल चीज़ आपने बोली कि कुकिंग को एंजॉय करना चाहिए इंसान। ये तो रही इंटरेस्ट की बात आशिक। मतलब अगर आप हल्का सा एक्सप्लेन कर सके हमें कि आप कैसे अपना दिन पूरा का पूरा गुजारते थे। अगर हम कोई भी नॉर्मल 24 आवर्स की बात करें, ठीक है, 5 आउट ऑफ 7 डेज आप कैसे गुजारते थे? सर, एक बैचलर स्टूडेंट की लाइफ में आप देखेंगे तो हम लोग डेली रूटीन बनाते हैं, और हर दूसरे दिन वो रूटीन चेंज हो जाता है, रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है। सही बात है। बट ये है, ऑन एन एवरेज 5 to 7 आवर्स की स्लीप रहती है। अब कब जाग रहे हैं, कब सो रहे, डिपेंड करता है असाइनमेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं हम लोगों का, तो वो डिपेंड करता है उस डे के ऊपर। सुबह तो सबसे पहले प्लान करते हैं डे को कि क्या करना है। और किचन गार्डनिंग का जैसे मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मेरा हॉबी है किचन गार्डनिंग, मुझे अच्छा लगता है गार्डन मेरा। आई बिलीव इन ग्रोइंग माई ओन फूड, जो भी मैं ग्रो कर सकता हूँ अपने से, वहाँ पे छोटा छोटा चीजें तो मैं करता था, पॉट्स में रख लिया, वहाँ पे तो ग्रो करता था मैं। तो किचन गार्डनिंग का मुझे अच्छा लगता है वो करना, तो मैं डेली परसू करता हूँ। प्लस उसके अलावा सुबह सुबह अगर टाइम है क्लासेस से पहले, क्योंकि कॉलेज तो थोड़ा मेरा दूरी था, तो वॉक तो वहीं पे हो जाता था। और अभी जैसे अब नहीं है तो रिस्ट्रिक्टेड, वहीं पे जैसे वो थोड़ा बहुत वॉक भी कर लिया, एक्सरसाइज भी हो जाता है। प्लस दिन भर का एक्टिविटी किया, और शाम को कोई स्पोर्ट जैसे क्रिकेट है अगर अवेलेबिलिटी, तो वीकली तो मैं जरूर खेलता हूँ। संडेज को आई मेक श्योर आई प्ले क्रिकेट, कम से कम 4-5 घंटे के लिए तो खेलता ही हूँ। और ऐसे अगर टाइम मिलता है दिन वीकेंड्स में, तो वीकेंड्स में भी खेल ही लेता हूँ। तो स्पोर्ट्स भी रहता है वहाँ पे थोड़ा बहुत, गार्डनिंग भी रहता है। सोने से पहले 2 काम मैं जरूर करता हूँ। पहला तो ये आज का जो काम तो मेक श्योर करता हूँ खत्म हो गया, और कल के लिए मुझे क्या क्या चीजें तैयार रखनी है ताकि कल मेरा टाइम बचे, तो ये मैं कर लेता हूँ। Whatever is pro farming is not pro agriculture, and whatever is pro agriculture is not pro farming. So could you please help us in understanding this, since you are a BSc AG student? Okay. So it is not only the case of India or Nepal. It is largely a global phenomena, and it will keep happening again and again until we empower the farmers and bring in innovative, affordable, accessible and sustainable technologies in agriculture. अब कैसे होगा ये, कैसे होगा से ज़्यादा ज़रूरी है क्यों ये नहीं हो पा रहा है वो समझना। अंडरस्टैंडिंग तो क्यों नहीं हो पा रहा है इसको समझते हैं। सबसे पहले फार्मर का जो शेयर होता है कंज्यूमर रुपी में, वो इंडिया और नेपाल के केस में केवल 15 से 20% है। उसमें उसका रेवेन्यू भी है, प्रॉफिट भी है, जिससे वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वो अपना लाइफस्टाइल नहीं इम्प्रूव कर पा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यहीं पे है एक, तो वहाँ पे एक प्रॉपर शेयर मिलना चाहिए फार्मर को, कम से कम 50% के अराउंड में आए। अब फार्मर के साथ क्या होता है, उनको एक प्रॉपर शेयर नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या वही है। अब वहाँ पे क्या है, अगर हम लोग को शेयर बनाना है तो शेयर जा कहाँ पे रहा है, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। तो मिडिल मैन जो है लार्जर चंक वहाँ पे खा जा रहा है, तो उनको इस सिस्टम से एलिमिनेट तो नहीं कर सकते,
एकदम सडनली, लेकिन उनको यहाँ पे समझाना पड़ेगा, उनको यहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी और फार्मर्स का रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। अब दूसरी बात क्या है, हाँ प्रॉफिट भी बढ़ेगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनका लाइफस्टाइल बढ़ेगा। अब क्यों यह होता है, क्योंकि उनको शेयर नहीं मिल रहा है तो वो लोग क्वालिटी पे फोकस ना करके क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आपको अगर यील्ड बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो फार्मर उसके लिए क्या करता है, पेस्टिसाइड डालेगा, केमिकल्स डालेगा, और वापस कहाँ आएगा, वो हमारे खाने में ही। राइट, क्वालिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। जैसे ही क्वालिटी से वो बढ़ाने का कोशिश करेगा तो क्वांटिटी गिर जाएगी, क्वांटिटी बढ़ाएगा तो क्वालिटी। तो इसका एक सोल्यूशन है, इनफैक्ट देयर आर सो मेनी सोल्यूशन दैट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड ग्लोबली। जैसे कि इंडिया के ही केस में हम लोग बात करें तो सिक्किम ने ऑर्गेनिक रूट लिया, टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। बट वो अगर हम लोग इधर नॉर्दर्न स्टेट्स में देखें तो वहाँ पे अभी के टाइम पे टोटली ऑर्गेनिक होना इज़ नॉट अ फिजिबल सोल्यूशन, क्योंकि जो कन्वर्जन टाइम होगा 2 से 3 साल का, उसमें सर्वाइव करना ही सबसे हार्ड होगा। तो देयर शुड बी अ सब्सिस्टेंस के लिए भाई पैसा तो चाहिए ही ना किसान को, तो फार्मर को इनकम फ्लो चाहिए। अब केवल गवर्नमेंट की सब्सिडी से वो कितना सर्वाइव करेगा, तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए उसके इनकम सोर्सेज में। तो उसके लिए डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलते हैं या हिंदी में मिश्रित खेती बोलते हैं, ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। इस पे काम किया जा सकता है, इससे अच्छा हो, क्योंकि क्या कर सकते हैं, अभी क्या करते हैं फार्मर्स जनरली तो गो फॉर मोनोक्रॉपिंग, साल भर सेम साइकिल वही फॉलो करते हैं, तो जो ना कि केवल हम लोगों को हार्म कर रहा है बल्कि सॉइल की फर्टिलिटी को भी हार्म कर रहा है। और मान लीजिए कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जा रहा है, जैसे कि अभी के टाइम में लोकस्ट अटैक हुआ, तो आपका सोल सोर्स ऑफ इनकम तो गया, सोल सोर्स ऑफ इनकम। तो अगले साल फिर कंपनसेट करके दबा के और केमिकल हम लोग डालेंगे ताकि बम्पर प्रोडक्शन हो, जैसा पंजाब में और हरियाणा में अब हो रहा है। तो वैसे ही। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, जैसे एक फसल पे डिपेंडेंट ना हो के हम लोगों को एग्रोनॉमिक के साथ में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सब्जियां हो गई, फल फूल हो गया, प्लस इसमें आपको लाइव स्टॉक का एनिमल हस्बेंड्री देख सकते हैं, पोल्ट्री करना चाहे वो कर सकते हैं, फिशरी कर सकते हैं, मशरूम फार्मिंग भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शंस है, आप इंटीग्रेट तो करें। और उसके लिए कैसे होगा, जब तक आप किसान को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस नहीं दिलाएंगे, एश्योर नहीं करेंगे, हाँ तुमको प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम, हाँ आपको प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहेगा, वो कैसे आएगा इस चीज़ में। तो अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, उनको आउटरीच बढ़ाना पड़ेगा। और इन सारी टेक्नोलॉजीज पे हम लोग क्या करते हैं, तुरंत भी स्टार्ट मेकिंग अ रोजी पिक्चर। हम लोग बोलते हैं अगले 10 साल में हमको यूएस के जैसा करना है, ड्रोन से हम लोग सप्लाई करेंगे सब चीज़, इजराइल की तरफ पूरा ड्रिप इरिगेशन करेंगे। लेकिन क्या ये फिजिबल है, ये चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ पे कि वो लोग लार्जर एरिया ऑफ लैंड में फार्मिंग करते हैं। और यहाँ की जो केस है मोर ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज में, यहाँ पे मोर देन 3/4 ऑफ द फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल। राइट, तो पॉसिबल ही नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा ना। जैसे मुझे ही अगर करना हो, मेरे ग्रैंडफादर को करना हो, उनके पास 2 एकड़ ऑफ लैंड है, मैं क्या करूँगा, मुझे पावर कल्टीवेटर लेना है, तो पूरा ज़मीन बेच के मैं ले लूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, तो वो अफोर्डेबल नहीं है ना। तो टेक्नोलॉजी जो है उनको ऐसे तरीके से आप डिज़ाइन कीजिए जो फार्मर के नीड्स को कैटर करे, इनोवेट कीजिए, आप उसको अच्छे से अफोर्डेबल बनाइए, एक्सेसिबल बनाइए, और जो समस्या है उसके सोल्यूशन पे आए। आपके पोस्ट हार्वेस्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पे सही करें। मार्केटिंग चैनल में दिक्कत है, उसको सही करें। अवेयरनेस नहीं है तो अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए, आप उनके पास खुद जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो इस फील्ड वाले हैं, जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट है, जो स्टूडेंट्स है, उनको ही इस फील्ड में काम पे उतारे। आप वो लोग ही इस फील्ड में काम नहीं करते तो कहाँ से इम्प्रूवमेंट आएगा। आप मार्केट में आए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन ऑफिसर्स हो, हमारे पास रिसर्चर है, हम लोग हर साल वी आर लैकिंग इन मैनेजमेंट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर प्रोडक्शन अपने पास है, लेकिन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो प्रिजर्वेशन है वहाँ पे हम लोग लैक कर रहे हैं। तो उस फील्ड पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। So Ashik, we have talked about your test preparations, the way you have tasted success, the way you have accomplished big things, you have emerged as a champion, and of course things which are getting reflected is you have the ability to rise like phoenix from the ashes. You understand things properly. If you are unable to understand, then you focus on focusing, right? So all these things are getting reflected. बहुत ही खूबसूरती से आपने सब चीज़ें समझाई। अब आपने सिक्योर भी कर लिया है अपनी सीट IIM अहमदाबाद में, ड्रीम आपका पूरा भी हुआ। What next? What next is something very important for us.
Yes, sir. It's true, and it feels happy to get selected at IIM Ahmedabad. But that was just the first part of my struggle, which is securing admission in the program I am aspiring to study. But the second part is still going on, which is securing finances to study at IIM Ahmedabad. I am unable to arrange finances to study at IIM Ahmedabad. So where is the problem, Ashik? What exactly it is? Sir, as I have earlier mentioned that I belong to Nepal. So for availing a education loan in India, one needs to have Indian citizenship, which I don't have. So I am not eligible for education loan over here in India. So what are the prospective solutions? There are two solutions. Number one is scholarship. Each year, Government of India provides scholarship to thousands and thousands of meritorious students across the globe to study in India. That is done by Indian Council of Cultural Relations, ICCR, that comes under Ministry of External Affairs. So if they can look into the matter and provide me a scholarship to study at IIM Ahmedabad, I would be grateful for that. Number two solution is sponsorship. If any individual, organization, NGO, INGO, they could sponsor my education, then after completing my education, I am going to pay back within the stipulated time. During this pandemic, we have understood the importance of food and agribusiness management. We have understood it very well that nothing is more important than this. We require more of researchers, more of educators, more of managers in this field. इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है आज के समय में हमारे लिए कि हमें भोजन मिले, रोज का दैनिक भोजन। तो कोई भी आदमी जो कि फूड और एग्रीकल्चर में पढ़ाई करना चाहता है, हायर एजुकेशन करना चाहता है, एजुकेशन लेना चाहता है, तो वो जब वहाँ से पढ़ करके निकलेगा तो वो ना सिर्फ अपनी फैमिली को, अपने आप को, बल्कि पूरे के पूरे समाज को, देश को और पूरे विश्व को, पूरे के पूरे संसार को वो मदद पहुंचाएगा। वो सबसे साधारण सी चीज़ ये है कि जब भोजन, दैनिक भोजन जो हमको करना है, उस फील्ड की जो आदमी पढ़ाई करना चाहता है, उसमें जो अच्छा करना चाहता है कि वो दैनिक भोजन पूरे समाज को मिले नियमित रूप से, ठीक है, अच्छा मिले, स्वास्थ्यवर्धक हो, ठीक है, उस आदमी को एजुकेशन से वंचित नहीं होना चाहिए। उस आदमी को तो निश्चित तौर पे हर हालत में हम सबको मदद करनी चाहिए कि वो पढ़ सके। और मदद क्या, ये हमारा फर्ज भी है, ये हमारी ड्यूटी भी है। वो हमारे बीच से निकला और वो, हाउ कैन ही बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन व्हेन ही इज मेरिटोरियस, व्हेन ही इज लॉजिकल, व्हेन ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। So it's a mass appeal to all of you from our side. आशिक को पढ़ना बनता है IIM अहमदाबाद में। अब इसके लिए इसकी आउटरीच बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट तक पहुंचे, NGOs तक पहुंचे ये बात कि ऐसा कोई व्यक्ति है, आशिक जायसवाल जैसा व्यक्ति, जो कि इस फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहता है और वो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कि स्कॉलरशिप उसको नहीं मिल पा रही है, उस वजह से कहीं वंचित न रह जाए। इसके लिए हम सभी लोग प्रयास करते हैं, एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि इसकी जो बात है वो वहाँ तक पहुँचे। हम सब इसको जिस भी माध्यम से हो सकता है शेयर करके इसकी बातों को, ठीक है, इसके ऊपर लिख करके, जैसे भी कर सकते हैं वैसे करें।